नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। सीजान खान के वकील का कोर्ट में दावा, टिंडर पर एक्टिव थी तुनिशा शर्मा, अली नाम के शख्स के साथ बिता रही थी समय। बुधवार दोपहर 2 बजे तक काम पर नहीं लौटी तो होंगे सस्पेंड। पंजाब में हड़ताल वाले अफसरों की मांग का अंत। यमुना एक्सप्रेस 8 लेन का होगा, वो नहीं लगेगा जाम, एक्सीडेंट पर भी लगेगा लगाम। यूपी के रायबरेली में कोहरे की वजह से भीषण हादसा, ढाबे पर पलटा डंपर, 3 की मौत। यूट्यूब सिंगर फरमानी नाज का रिश्तेदार चाकुओं के साथ गिरफ्तार, पुलिस खंगाल रही है क्रिमिनल रिकॉर्ड। रोडवेज यात्रियों की बढ़ सकती है मुश्किलें, रोडवेज कर्मी फिर करेंगे चक्का जाम। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। पंजाब में पीसीएस आधिकारिक साथी के कथित अवैध गिरफ्तारी के विरोध में सामूहिक अवकाश पर गए सभी अफसरों को मान सरकार ने अल्टीमेटम जारी किया है और सस्पेंड करने की धमकी भी दी है। अफसरों के सामूहिक अवकाश पर सख्ती दिखाते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार दोपहर 2 बजे तक अपने काम पर वापस नहीं लौटने पर हड़ताल पर गए सभी अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया है। बता दें कि पंजाब लोक सेवा आयोग के अधिकारी लुधियाना में राज्य सतर्कता ब्यूरो द्वारा उनके ही एक साथी की गिरफ्तारी के विरोध में 5 दिन के लिए सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर चले गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आदेश में कहा गया है कि मेरे संज्ञान में ये बात आई है कि कुछ ऑफिसर हड़ताल के मद्देनजर ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा लिए गए मजबूत एक्शन के खिलाफ वे प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। इस तरह के हड़ताल को ब्लैकमेलिंग माना जाएगा। ये किसी भी जिम्मेदार सरकार द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए आप सभी इस हड़ताल को अवैध करार दें और बुधवार को दोपहर 2 बजे तक ड्यूटी पर वापस लौटे, वरना ऐसा नहीं करने वाले को अफसरों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि पीएससी अधिकारी राज्य सतर्कता ब्यूरो द्वारा लुधियाना टीए के गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। उपायुक्त कार्यालय व तहसीलों के लिपिकीय आमले ने भी अपनी लंबित मांगों को लेकर अधिकारियों के साथ दिया और इस हड़ताल में शामिल है। अवकाश पर जाने का फैसला पंजाब प्रशासनिक सेवा अधिकारी संघ ने रविवार को ही लिया था। फिलीपींस में प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। यहाँ प्याज की भारी कमी हो गई है, जिसके कारण प्याज के दामों में असामान्य वृद्धि देखी जा सकती है। फिलीपींस में प्याज की ऐसी किल्लत मची है कि अब प्याज की तस्करी की जा रही है। यहाँ प्याज की महंगाई का आलम कुछ ऐसा है कि ये चिकन से लगभग 3 गुना तक महंगे रेट में मिल रहा है। देश के कृषि विभाग के अनुसार सोमवार को ही जहां चिकन 220 पेसो प्रति किलोग्राम था, वहीं प्याज 600 फिलीपीन पेसो यानी कि करीब $11 प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रही थी। फिलीपींस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के
रेजिडेंट अर्थशास्त्री जॉय सलसेडा ने कहा कि अब दुनिया का सबसे महंगा प्याज इस देश में बिक रहा है। फिलीपींस की जनता ने आसमान छूती कीमतों के बारे में शिकायत करने के लिए सोशल मीडिया पर बार सा लगा दिया है। लोग सोशल मीडिया पर प्याज की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से आग 265 किलोमीटर लंबे और 100 मीटर चौड़े यमुना एक्सप्रेस पर बढ़ते ठंड और कोहरे के बीच दुर्घटना को रोकने के लिए यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण लगातार प्रयास कर रहा है। भारी व हल्के वाहनों की रफ्तार कम की गई है। इसके बावजूद हादसे में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और घायल भी हो रहे हैं, जो अधिकारियों के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण के सीईओ का कहना है कि हादसा को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने जरूरी हो गए हैं। यमुना एक्सप्रेस वे को 6 लेन से अब 8 लेन करने की तैयारी चल रही है और इसके डीपीआर बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोड सेफ्टी कमेटी के नॉर्म्स के अनुसार 15 दिन के अंदर इसका डीपीआर तैयार हो जाएगा। यमुना एक्सप्रेस वे के 0 पॉइंट पर जो मंगलवार को दुर्घटना हुई, यहाँ टमाटर लादा एक कैंटर फ्लाईओवर से नीचे गिर गया। वही इस हादसे में ड्राइवर और रिहान गंभीर रूप से घायल हो गए। इसका संज्ञान लेते हुए यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह ने यमुना एक्सप्रेस वे के मेंटेनेंस और रिपेयरिंग और ऑपरेशन के लिए उत्तरदायी संस्था जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड मांगी है। इस संबंध में जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड ने अपनी रिपोर्ट में एक्सप्रेस वे के साइट पर सुरक्षा के लिए जो बीम लगाए गए हैं उसे एक बड़ा कारण बताया है। जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि बीम की ऊंचाइयां आधी मीटर है, जिसके कारण इस प्रकार के हादसे होते हैं। पहले भी इस प्रकार के हादसे हुए हैं। सीईओ अरुणवीर सिंह ने बताया, इंडियन रोड कांग्रेस का पहले जो नॉर्म्स थे उनके अनुसार जो सुरक्षा के लिए बीम लगाए गए हैं उसकी ऊंचाई आधा मीटर है, लेकिन अब इसको इंडियन रोड कांग्रेस ने चेंज कर ऊंचाई को 2.5 मीटर कर दिया है। जैसे कि सेंट्रल वर्ड्स पर जो हाई बीम लगाया गया है उसे 50% दुर्घटनाओं में कमी आई है। यूपी के रायबरेली में घने कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा हुआ। सड़क किनारे ढाबे पर चाय पी रहे लोगों को रौंदते हुए तेज रफ्तार डंपर पलट गया। इस हादसे में 3 लोगों की वहीं पर मौत हो गई, जबकि कई अन्य की डंपर के नीचे दबे होने की आशंकाएं जताए जा रहे हैं। हादसे में 6 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मामला गुरबंसगंज थाना इलाके के बांदा बहराइच मार्ग का है। ये खगिया खेड़ा गांव में चाय के ढाबे पर दर्जन भर से ज्यादा ग्रामीण बुधवार तड़के चाय पी रहे थे। तभी बछरम्बा की तरफ से आ रहा एक डंपर कोहरे के चलते घुमावदार सड़क पर बने ढाबे को देख ना सका और उसे रौंदता हुआ पलट गया। ट्रक की चपेट में आकर तीनों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं जबकि अन्य कई लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे की सूचना पर सीईओ महिपाल पाठक का पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। आशंका जताई जा रही है कि डंपर के नीचे अन्य लोग दबे हो सकते हैं। डंपर के ड्राइवर ने बताया कि घने कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ है। कोहरा होने की वजह से ये मोड़ को देखा नहीं जा सका और गाड़ी ढाबे पर चढ़ गई। यूट्यूब पर कभी गाने के लिए मशहूर हुआ करती थी जो फरमानी नाज, वो आजकल गाना कंट्रोवर्सी में फंसकर झूठी साबित होती है और तो कभी उसकी भाई और परिवार डकैती के केस में फंसे हुए मिलते हैं। तो अब फिर से अपराधी रिश्तेदारों की वजह से सुर्खियों में आई गायिका फरमानी नाज।
एक बार फिर फरमानी नाज उस समय सुर्खियों में आ गई जब उनके दूर के रिश्तेदार नाजायज चाकू के साथ मुजफ्फरपुर नगर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बता दें कि मुजफ्फरनगर जनपद की नगर कोतवाली पुलिस ने महलना चौकी क्षेत्र के 3 युवकों को नाजायज चाकुओं के साथ गिरफ्तार किया है। आला अधिकारियों का दावा है कि गिरफ्तार में आए तीनों अपराधी अदनन, वजीद और जुबैर ने पुलिस पूछताछ में मशहूर यूट्यूब गायिका फरमानी नाज को अपना दूर का रिश्तेदार बताया है। ये भी जा रहा है कि तीनों अपराधियों में से जुबैर नाम का युवक भूरा ढोलकिया का भांजा है, जिसकी सिफारिश के लिए खुद भूरा ढोलकिया भी कोतवाली पहुंचा था। बता दें कि ये भूरा ढोलकिया वही है जो फरमानी नाज के गानों में ढोलक बजाते हुए दिखाई पड़ता है। फिलहाल इस मामले को लेकर न ही भूरा ढोलकिया ही मीडिया के सामने कुछ भी बोला और न ही फरमानी नाज का कोई बयान अभी तक सामने आया है। इस मामले की अधिक जानकारी देते हुए एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि थाना कोतवाली क्षेत्र की बहलाना चौकी क्षेत्र की 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम अदनान, वजीद और जुबैर है। इनके पास अवैध चाकू बरामद हुए। इन पर जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उससे बस यही पता चल पाया है कि फरमानी नाज उनके दूर के रिश्तेदार है। अभी और जानकारी जुटाई जा रही है और अगर इनका कोई अन्य साथी है तो उन पर भी आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इसकी भी उन्हें अभी जानकारी दिया जा रहा है और पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड तलाश किया जा रहा है। राजस्थान में रोडवेज में सफर करने वाले यात्रियों को आने वाले समय में फिर से मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। रोडवेज कर्मियों के सामने फिर से सैलरी का संकट हो गया है। सरकार ने तय समय में अपना पूरा नहीं किया है, लिहाजा रोडवेज कर्मचारी एक बार फिर से आंदोलन की राह पर जा सकते हैं। इसके तहत वे चक्का जाम जैसा कदम भी उठा सकते हैं। रोडवेज कर्मियों की मांगों को अनुरूप फिलहाल ना किया जाए तो ये बसें अब नहीं आई, ना नई भर्ती और शुरू हुई है और ना ही समय पर सैलरी दी जा रही है। ये चुनावी साल है। इस साल अगर रोडवेज कर्मी फिर से हड़ताल पर चले जाते हैं तो सरकार के लिए सिर दर्द बन सकते हैं। रोडवेज की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। 1.5 महीने पहले चक्का जाम की घोषणा की गई थी, लेकिन राजस्थान रोडवेज के अधिकारियों के साथ कर्मचारियों की हुई बैठक के बाद चक्का जाम का फैसला वापस ले लिया गया था। बैठक में तय किया गया था कि ठीक 1 महीने के अंदर सभी मांगों को मान लिया जाएगा, सभी बकाया पूरे कर दिए जाएंगे, लेकिन नतीजा अभी भी वही ढाक के 3 बात है। ना वादे पूरे हुए हैं, ना सैलरी मिली है। इसके आहत होकर राजस्थान रोडवेज का संयुक्त मोर्चा एक बार फिर से एकजुट होने की तैयारी कर रहा है। राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन के पदाधिकारी MLA यादव का कहना है कि रोडवेज प्रशासन अपने वादे से मुकर गया है। 1.5 महीने पहले तय हुए बैठक के सभी शर्तों को मानी गई है। सभी शर्तें पूरा होना तो दूर की बात है, 3 महीने की सैलरी अभी बकाया चल रहा है। महाराष्ट्र के पालघर जिले की एक अदालत ने टेलीविजन अभिनेत्री तुनिशा शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार अभिनेता सिजान खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई को टाल दिया गया है। कोर्ट में सिजान खान के वकील शैलेंद्र मिश्रा ने सिजान खान की जमानत दिलाने के बाद कई दलीलें रखी। तुनिशा पर बड़ा खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि वो टिंडर डेटिंग ऐप पर एक्टिव रहती थी और उनके इसके जरिए उन्होंने नाम के एक शख्स से संबंध बना लिए थे। अब इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 11 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। तनिषा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी सिजान खान को जमानत पर सुनवाई को लेकर कोर्ट में गर्मी अभी चल रही है। सिजान के वकील ने शैलेंद्र मिश्रा ने तमाम दलीलें रखते हुए जमानती
मांगी। शैलेंद्र मिश्रा ने कोर्ट में तनिषा की मां वनिता शर्मा द्वारा दिए गए बयान और एफआईआर कॉपी को कोर्ट के सामने पढ़कर सुनाया। शैलेंद्र मिश्रा ने कोर्ट में एफआईआर कॉपी और इसके गवाहों के बयान पढ़ने के दौरान जिक्र किया कि पुलिस के मुताबिक सिद्धांत ने तनिषा को थप्पड़ मारा था और व्हाट्सएप चैट डिलीट किए। इसके अलावा तनिषा को एंजाइटी अटैक आया करता था। शैलेंद्र मिश्रा ने आईपीसी की धारा 306 के मुद्दे को उठाया और कहा कि केस में आईपीसी की धारा 306 नहीं लगा सकती क्योंकि आरोपी ने किसी भी प्रकार से मृतक को ना उकसाया और ना ही ऐसी स्थिति में डाला कि वो खुदकुशी कर ले। बिहार के कई इलाके में कम दृश्यता और घने कोहरे की जद में है। कोहरे के कारण न सिर्फ यात्रा में विलंब हो रही है बल्कि ये असुरक्षित भी है। कम विजिबिलिटी के कारण एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ भी प्रभावित हो रहा है। बात करें रेलवे की तो फॉग सेफ्टी डिवाइस लगाकर ट्रेन चलाने का उपाय भी काम नहीं आ रहा है। मंगलवार को राजधानी पटना के आसमान में 12 चक्कर लगाने के बाद भी स्पाइस जेट की फ्लाइट को उतरने लायक विजिबिलिटी नहीं मिल पाई। तेजस राजधानी मंगलवार की सुबह की जगह रात में पटना पहुंची और मंगलवार की शाम की जगह पटना से बुधवार को सुबह नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। वही संपूर्ण क्रांति जैसे समय चलते वाली ट्रेन भी 14.5 घंटे लेट रही। मगध एक्सप्रेस अपनी नियत समय से 9.5 घंटे लेट रही। बीते मंगलवार को कुल 19 ट्रेनें लेट रही। कोहरे की वजह से वैनिलो और विजिबिलिटी के कारण जान माल की सुरक्षा के मद्देनजर सभी ट्रेनों को धीमी रफ्तार से चलाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो ठंड से ट्रेनों के पहिए जाम हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मौसम ने फिर करवट बदल ली है। ऊंची पहाड़ियों में सुबह से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ और साउथ पोर्टल पर बर्फबारी हो रही है। प्रशासन की तरफ से पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए सोलंग नाला से आगे पर्यटक वाहनों की आही पर रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन की तरफ से पर्यटकों व स्थानीय लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि बर्फबारी के मौसम में ऊंचाई वाले पर्यटन स्थलों पर न जाया जाए ताकि किसी तरह की जान माल का नुकसान न हो। डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने कहा कि मौसम विभाग ने 11 और 12 जनवरी को भारी बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। कुल्लू जिले में प्रशासन की तरफ से पर्यटक व स्थानीय लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। पर्यटकों को स्थानीय लोगों को ऊंचाई वाले पर्यटन स्थल पर किए जा रहे हैं। वही डीसी ने कहा है कि जलोड़ी के पास और अटल टनल रोहतांग के लिए प्रशासन के फेसबुक पेज पर समय समय पर एडवाइजरी जारी करेगा। बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटक प्रशासन के एडवाइजरी का पालन करेंगे। हिमाचल में 1.5 महीने से ड्राई स्पेस चल रहा है। बुधवार को लाहौल स्पीति जिले के लोसोर में 2 इंच, रोहतांग टनल कुंजन पास बारालाचा में 3 इंच ताजा हिमपात हुआ है। लाहौल स्पीति के नौर कुल्लू और चंबा के पांगी भरमौर के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो रही है। शिमला में भी मौसम के करवट बदली है। सुबह में आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के बाद अगले 5 दिन मौसम खराब रहेंगे। हिमाचल में सरकार के गठन के 28 दिन बाद मंत्रिमंडल का गठन हुआ। अब मंत्रिमंडल बनने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक होना जा रही है। 1 माह के इंतजार के बाद अब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट बुलाई है। इस बैठक पर पूरे प्रदेश की नजरें हैं। बैठक में ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर फैसला लिया जाएगा।
वहीं 13 जनवरी को दोपहर 12 बजे से शिमला में सचिवालय बैठक होगी। दरअसल हिमाचल प्रदेश में 11 दिसंबर को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कार्यभार संभाला था। इसके करीब 28 दिन बाद 8 जनवरी को कैबिनेट का गठन हुआ। कुल 7 मंत्री बनाए गए। लगातार विपक्ष हमला कर रहा था कि सरकार के गठन के 1 महीने बाद भी कैबिनेट गठन और मीटिंग नहीं हो पाई है। ऐसे में अब कैबिनेट मीटिंग का इंतजार भी खत्म हो गया है। हिमाचल में ओल्ड पेंशन योजना को लेकर सूबे के कर्मचारियों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। कांग्रेस के ऐलान के अनुरूप पहली कैबिनेट में ओपीएस बहाली की घोषणा होगी। चुनाव से पहले और सरकार बनने के बाद लगातार सीएम और मंत्री कहते रहे कि पहली कैबिनेट में ओपीएस बहाल की जाएगी। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में विभिन्न विषयों पर 19 समांतरण सत्र होंगे। बुधवार पहले दिन दोपहर 2 बजे से 5 समांतरण सत्र होंगे। ये सत्र एग्रीकल्चर, फूड एंड डेयरी प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर, नेचुरल गैस एंड पेट्रोकेमिकल सेक्टर में अवसर, रिन्यूएबल एनर्जी विषय पर होगी है। और समिट के दूसरे दिन निवेश के विभिन्न विषय पर सत्र होने हैं। सुबह 11 से दोपहर 12 बजे के बीच मध्य प्रदेश से निर्यात की संभावनाएं, सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय सहायता, एक्सेस मध्य प्रदेश कंप्लेंट बिजनेस सोल्यूशन और इंडिया तथा इजराइल, यूएसए, यूएई समूह शाखा निवेश पर चर्चा की गई। इसी दिन दोपहर 12:15 से अगले समांतरण सत्र होने हैं, वही जिनमें प्रमुख रूप से भारत की 5 ट्रिलियन की इकोनॉमिक के मध्य प्रदेश का योगदान, एरोस्पेस और डिफेंस, भारत में मैन्युफैक्चरिंग को गति देने के योगदान और शिक्षा और कौशल विकास पर निवेशकों के बीच चर्चा होनी है। प्रथम दिन दोपहर 3 बजे से टेक्सटाइल और गारमेंट विषय पर विशेष सत्र हो गए और शाम 4 से 5:30 बजे तक आईटी, पर्यटन, लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग ओवर एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विषय पर सत्र होने हैं। विशेष सत्र ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट विषय पर रखा गया। ये सत्र शाम 3:30 अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।